Hello everyone, good evening. Welcome to the new session. How are you all and my Unacademy rock stars and my champions. Welcome to today's new session और आज हम फिर से एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो भी एक हिंदी में पढ़ेंगे हम, राइट? सो वेलकम टू दिस न्यू वीडियो. प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल ऑल्सो विच इज़ वेरी यूज़फुल. आप एसएसटी पढ़ रहे हैं हिंदी में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड वो भी क्लास 8 की, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, राइट? सो फटाफट से व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब दिस वीडियो ऑल्सो, राइट? तो आज हम देखते हैं आज हम इंटरेस्टिंग क्या पढ़ने वाले हैं. What are we going to do today? तो उससे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ. हेलो एवरीवन, आई एम नेहा सूद. आई एम योर सोशल साइंस एजुकेटर फॉर क्लास 6, 7 एंड 8. मैं आपकी सोशल साइंस की एजुकेटर हूँ. डेली अनअकैडमी ऐप पे हमारी लाइव स्पेशल फ्री क्लासेस होती हैं फॉर क्लास 6, फॉर क्लास 7 एंड क्लास 8. 8th का भी मैं प्लस बैच भी लेती हूँ विच इज़ एकलव्य बैच which has already been started, so you can be a part of that bus batch also, which the classes are every Tuesday, Thursday and Saturday. So the most important thing is that मैं आपकी एसएसटी की एजुकेटर हूँ, जिसमें आपको मैं तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ, लाइक हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी. ये तीनों इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आई विल बी टीचिंग यू ऑन अनअकैडमी एज वेल एज आप मेरे डिफरेंट वीडियोज़ यू कैन वॉच ऑन यूट्यूब ऑल्सो. माई कोड इज़ नेहा YT लाइव. नेहा YT लाइव मेरा कोड है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको 10% ऑफ मिलेगा अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन पे. अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के बहुत ही फ़ायदे हैं, लाइक पूरा कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा. साथ ही साथ आप मेरा ये कोड यूज़ कर सकते हैं टू अनलॉक फ्री क्लास, राइट? आपने मेरा कोड यूज़ करना है टू अनलॉक फ्री क्लास, वो भी अनअकैडमी ऐप पे आके. तो डोंट फॉरगेट माय कोड नेहा YT लाइव. एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन अनअकैडमी ऐप, जिससे आपकी सारी क्लासेस के बारे में भी पता चल जाएगा. गो एंड सर्च ऑन अनअकैडमी ऐप, सर्च नेहा सूद एंड यू कैन गो एंड फॉलो मी. तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? वेरी स्पेशल टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑल्सो, द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट फ्रॉम 1870 टू 1947. इसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स हम पढ़ेंगे कि व्हाट ऑल हैपेंड इंडिपेंडेंस, देश को आज़ादी क्या क्या चीज़ों की वजह से मिली थी. ऐसा क्या हो गया था कि देश को जागरूकता पैदा हो गई थी कि हमें आज़ादी चाहिए, और कितने कितने एक्ट्स, कितने कितने मूवमेंट हुए फॉलोड बाय महात्मा गांधी, चाहे वो सत्याग्रह मूवमेंट हुआ या जो भी नॉन वायलेंस मूवमेंट हुआ, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों को हमने यहाँ से अपने आप को फ्री करवाया अंग्रेज़ों की तरफ से. तो आज हम ये टॉपिक में पढ़ने वाले हैं द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870 से लेके 1947 तक, जिसके अंदर हम ये टॉपिक पढ़ेंगे द ग्रोथ ऑफ मास नेशनल. द ग्रोथ ऑफ मास नेशनल का मतलब है कि जब ना कि सिर्फ कुछ लीडर्स इन्वॉल्व थे, बट कि बाकी सारे जो दुनिया में नहीं, सॉरी, जो इंडिया में लोग थे, एवरीवन केम टुगेदर, वेदर इट्स हिंदू, मुस्लिम, पीजेंट्स, सब लोग इकट्ठे आ गए थे, जिसकी वजह से इंडिया की इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी हो गई थी, एंड जिसकी और अंग्रेज़ कमज़ोर पड़ते जा रहे थे. तो लेट्स सी हमारे क्या लिखा है. आफ्टर मैट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, after 1919, Indian struggle for freedom from British rule became a mass movement involving peasants, factory workers, business, tribals and women. So ऐसा 1919 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था?
मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, 1990 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, वी ऑल आर अवेयर दैट। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया की स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम बिगैन वेरी वास्ट। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स रूल जो था इंडिया में ऑलरेडी चल रहा था, जिसकी वजह से जो रेवेन्यू था, जो सारा पैसा था, जो एक वॉर लड़ना बहुत ही मुश्किल है, राइट। बहुत ही मुश्किल है। अगर हम कोई लड़ाई किसी देश की, किसी, और वो भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जिसमें बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व हो गया था, बहुत सारी रेवेन्यू लग गई थी, बिकॉज जिसकी वजह से जो सारे रेवेन्यू आती थी वो देश की डेवलपमेंट की बजाय, जो रेवेन्यू थी वो अंग्रेज कहाँ पे लगा रहे थे? वॉर के अंदर, परचेजिंग में, आर्मीज़ के ऊपर, लड़ाई झगड़े के ऊपर, जिसकी वजह से पीजेंट्स, फैक्ट्री वर्कर्स, बिजनेसमैन, ये सब बहुत परेशान हो गए थे। उनको ये क्योंकि उनके ऊपर तो हाई टैक्सेस लगा दिए गए थे, राइट। उनके ऊपर तो हाई टैक्सेस लगा दिए गए थे, जिसकी वजह से उनको तो टैक्सेस देने ही थे, साथ ही साथ उनके देश में कुछ नहीं आ रहा था। बट आफ्टर 1919 इंडियन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्ट्रगल के बाद ये एक मास मूवमेंट बन गया था, क्योंकि काफ़ी लोग, अगर देखा जाए तो बहुत सारे फैक्ट्री वर्कर्स, पीजेंट्स, बिजनेसमैन, ट्राइबल्स, वुमेन, सब इकट्ठे आ चुके थे कि आज हम इस देश को आज़ाद कराना चाहेंगे। तो बेसिकली द ब्रिटिश रूल बिकेम अ मास मूवमेंट इन्वॉल्विंग पीजेंट्स, फैक्ट्री वर्कर्स, बिजनेसमैन, ट्राइबल्स एंड वुमेन्स। तो बेसिकली सारी जो रेवेन्यू जा रही थी वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के उसके अंदर जा रही थी, लड़ाई लड़ने के लिए जा रही थी, चाहे वो ऑल द रेवेन्यू वॉज गोइंग ओवर देयर। एंड ये सब पीजेंट्स, फैक्ट्री वर्कर्स, बिजनेसमैन, हर एक चीज़ पे टैक्स लगाया जाता था, और वो भी थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा टैक्स था, जिसको पीजेंट्स, फैक्ट्री वर्कर्स, बिजनेसमैन दे दे के हार चुके थे। बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट मनी इन आर कंट्री, मतलब भारत में यूज़ करने की बजाय, इंडिया में यूज़ करने की बजाय, ये सारा पैसा कहाँ लग रहा था? इट वॉज यूज इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, राइट। सो उसके बाद आए महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी, एज वी नो, ही इज़ अ फादर ऑफ अ नेशन। महात्मा गांधी जी का क्या, ऐसी क्या स्पेशल थी? महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन 1915 एज एन एक्लेम लीडर ऑफ द पीपल। मतलब इसके बाद महात्मा गांधी जी लौटे। कहाँ से लौटे वो मैं आप सबको बताऊंगी, अभी पूरा महात्मा गांधी जी के बारे में भी बताऊंगी। ही ट्रैवल थ्रू आउट द कंट्री टू गेन फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ द प्रॉब्लम्स। वो पूरी दुनिया घूमे, पूरी दुनिया में घूमे, और साथ ही साथ इंडिया में भी घूमे, और उन्होंने देखा कि क्या लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है। थ्रू आउट द कंट्री उन्होंने देखा इंडिया में लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है। ही ट्राइड टू ग्रैब फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ द प्रॉब्लम्स। तो अब देखते हैं, वैसे महात्मा गांधी जी के बारे में हम थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लेनी बहुत ज़रूरी है। महात्मा गांधी वॉज born इन 2 अक्टूबर 1867 इन पोरबंदर इन गुजरात। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। ही स्टडीड लॉ इन इंग्लैंड एंड वेंट टू साउथ अफ्रीका टू प्रैक्टिस लॉ एंड स्टेड देयर फॉर 20 ईयर्स। उन्होंने पढ़ाई लिखाई तो लॉ में ही की थी, बेसिकली ही वॉज इनटू लॉ, बट उन्होंने इंग्लैंड से की, और साथ ही साथ वो साउथ अफ्रीका गए, जहाँ पे उन्होंने प्रैक्टिस की लॉ एंड स्टेड देयर फॉर 20 ईयर्स। ही इमर्ज एज अ मास लीडर ऑफ इंडिया। शायद इन्हीं की वजह से इन्होंने लोगों को जागरूकता पैदा की और सब चीज़ें की, एंड ही बिकेम अ मास लीडर ऑफ इंडिया, क्योंकि इन्होंने लोगों को समझा, उनके बारे में सोचा, और साथ ही साथ देखा कि कैसे, क्या क्या प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं एक्चुअली में। इन साउथ अफ्रीका, गांधी जी स्ट्रगल फॉर इंडियंस इन नॉन violent marches against racist of skin color discrimination, and he earned great respect and popularity both at national and international level. Most important thing,
आपने एक बात तो सुनी ही होगी कि गांधी जी एक ट्रेन में बैठे थे। दैट ट्रेन वॉज दैट कंपार्टमेंट, ट्रेन में जिस कंपार्टमेंट में बैठे थे, दैट कंपार्टमेंट वॉज रिजर्व फॉर वाइट्स। बट वो उस कंपार्टमेंट में जाके बैठ गए और उस वजह से उनको वहाँ से धक्का देके बाहर, ट्रेन के बाहर फेंक दिया गया था। तो ये सब चीज़ें क्या हुई थी, ये इंसिडेंट क्या थे? द मेन वॉज द रेसिस्ट स्किन कलर। ब्लैक्स, और ब्लैक्स तो नहीं हम कह सकते कि अंग्रेज़ों को ज़्यादा, वाइट्स को वर गिवन मोर इम्पोर्टेंस। मतलब देयर वॉज एन एक्सट्रीम डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन हमने पढ़ा है, कितनी बारी चैप्टर्स में पढ़ा है कि कैसे कैसे डिस्क्रिमिनेशन होती है, राइट? वी हैड डिस्क्रिमिनेशन लाइक ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, क्लास, कास्ट, जेंडर, और भी एजुकेशन वाइज भी डिस्क्रिमिनेशन होती है, रिलीजन वाइज भी डिस्क्रिमिनेशन होती है। तो इन साउथ अफ्रीका गांधी जी ने क्या स्ट्रगल की? Marches against the racist, skin color discrimination and earned lot of respect, popularity in both on national and international level। क्योंकि वो एक लीडर की उनमें एक क्वालिटी थी, उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट नॉन वायलेंट मार्चेस। नॉन वायलेंट का मतलब है कि कोई भी वायलेंट तरीके से कुछ काम नहीं होगा, सब कुछ नॉन वायलेंट तरीके से मार्चेस होंगे। महात्मा गांधी स्पेंट हिज इनिशियल ईयर्स इन इंडिया ट्रैवलिंग थ्रू आउट द कंट्री। उन्होंने अपने, जब वो इंडिया वापस आए, उन्होंने अपने सारा जो ध्यान था, इनिशियल ईयर्स थे, वो इंडिया ट्रैवल में बता दिया। वो जगह जगह गए इंडिया ट्रैवल में, एंड अंडरस्टैंडिंग द पीपल, देयर नीड्स एंड ओवरऑल सिचुएशन। क्यों लोग इतना परेशान थे अंग्रेज़ों की वजह से, उनकी क्या ज़रूरतें थी, क्या टैक्सेस की वजह से वो परेशान थे, क्या रेवेन्यूज़ की वजह से परेशान थे। तो गांधी जी लॉन्च्ड अ लोकल मूवमेंट इन चंपारण, खेड़ा एंड अहमदाबाद विच ही रिसीव्ड सक्सेस। तो बेसिकली हम इसमें आगे पढ़ेंगे अबाउट द डांडी मार्च। डांडी मार्च क्या था और कौन से मूवमेंट उन्होंने लॉन्च किए चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद में, विच रिसीव्ड मासिव सक्सेस। और उनके साथ लोग आके जुड़े, उनके साथ लोग आके जुड़े, और हाँ, उन्होंने लगा कि शायद गांधी जी हमें फ्रीडम दिला के ही रहेंगे। गांधी जी मेथड ऑफ फाइटिंग वॉज नोन एज सत्याग्रह, विच वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। तो वो कहते थे कि सत्याग्रह, सत्य की राह पे चलना। सत्याग्रह का मतलब है सच की राह पे चलो, राइट? सत्य ही सब कुछ, सत्य ही जीत दिलाएगा, विच इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रुथ। ट्रुथ इज रिलेटेड टू सत्य एंड नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस का मतलब है कि लड़ाई झगड़ा करके या कुछ भी ऐसी चीज़ें करके शांति से सब चीज़ें करो, और वायलेंस नहीं करनी है। ही दिस वाज हिज मेन मोटिव। तो दिस वाज अबाउट द महात्मा गांधी जो आए थे इंडिया में 1950 में। ही रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका। He returned to India in 1950 as an acclaimed leader. And where did he return from? He came back from South Africa. He traveled throughout the country to gain first knowledge of the problems. उन्होंने देखा कि लोगों को क्या प्रॉब्लम है, what is the overall situation, इंडिया में क्या क्या चल रहा है, एंड वाई आर पीपल सो अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। उन्होंने ऐसा क्या क्या किया? मे बी बिकॉज उनकी पॉलिसीज़ ऐसी थी, मे बी उनके टैक्सेस से बहुत ज़्यादा परेशान थे। वट ऑल थिंग्स वर हैपनिंग विच लीड टू दीज थिंग्स इन इंडिया। तो उन्होंने मूवमेंट्स लॉन्च की, राइट? गांधी जी मूवमेंट ऑफ फाइटिंग, उन्होंने सत्याग्रह, वो चाहते थे सत्य की राह पे चले, और साथ ही साथ विथ नॉन वायलेंस, मतलब वायलेंस नहीं करनी है। तो अब हम पढ़ते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सत्याग्रह। ये क्या है सत्याग्रह? बेसिकली रिवॉल्ट सत्याग्रह। ये क्या है बेसिकली? आई विल टेल यू व्हाट इज रिवॉल्ट एक्ट वाज।
Rowlatt Act was an arsenal and revolutionary crimes in 1990, popularly known as Rowlatt Act, was passed in 1990 by the British India. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम पे ये एक्ट पास हुआ था. इट वाज पास्ड इन 1990 ओनली. तो हमने देखा था ये 1990 का जिक्र यहाँ भी हुआ था कि आफ्टर 1919 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया ब्रिटिश स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फॉर ब्रिटिश रूल बिकेम मास मूवमेंट इन्वॉल्विंग पीजेंट्स, फैक्ट्री वर्कर्स, बिजनेसमैन. ये सब हमने पढ़ा. अब हम पढ़ते हैं रोवाल्ट एक्ट के अंदर. दिस वॉज लॉ पास बाय ब्रिटिश इंडिया. ये ब्रिटिश इंडिया द्वारा पास किया गया था एक्ट में. इस एक्ट में ऐसा क्या था कि लोग इतने ज़्यादा भड़क चुके थे इस एक्ट को लेके. तो अंडर दिस लॉ द गवर्नमेंट गॉट मैनी पावर्स इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू अरेस्ट पीपल एंड कीप देम इन प्रिजन विदाउट द ट्रायल. तो बेसिकली क्या था इसमें कि वो किसी को भी दे हैव द एबिलिटी टू अरेस्ट, मतलब वो किसी भी दे इस एक्ट में इतनी पावर थी कि आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं और उसको प्रिजन में रख सकते हैं विदाउट एनी ट्रायल. मतलब कोर्ट में कोई ट्रायल नहीं होगा. मतलब महीनों भर, सालों सालों भर वो प्रिजन के जेल के अंदर ही रहेंगे विदाउट एनी कोर्ट ट्रायल. ना उनको छोड़ा जाएगा, ना उनको जस्टिस दी जाएगी. तो इंडिया प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस लॉ एंड इन मैनी प्लेसेस. रोवेल्ट एक्ट वॉज ऑल्सो नोन एज ब्लैक एक्ट. तो इसको ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता था. अ ब्रिटिश जज सर सिडनी रोवेल्ट वॉज इट्स प्रेजिडेंट. तो किसने था, कौन था इसका प्रेजिडेंट? सिडनी रोवेल्ट वॉज इट्स प्रेजिडेंट. दिस एक्ट gave the British enormous power and they are not free to detain political prisoners without the trial. बेसिकली उन्होंने ये एक्ट क्यों पास किया? क्योंकि उन्होंने देखा कि बहुत लोग प्रोटेस्ट करने लग गए हैं इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए. पॉलिटिकल लीडर्स आगे आ रहे थे और भी बहुत लोग आ रहे थे. तो इस एक्ट की वजह से उनको इतनी इमेंस पावर मिल जाती है विच हैज़ एन एबिलिटी टू अरेस्ट पीपल. मतलब वो किसी को किसी भी चीज़ के लिए अरेस्ट कर सकते हैं, उसको जेल में ठूस देंगे विदाउट एनी ट्रायल. ट्रायल का मतलब है कि वहाँ पे मतलब ना उसको कोई जस्टिस मिलेगा, ना तो उसको कोर्ट ले जाया जाएगा, और ही और शी हैज़ टू स्टे इन द प्रिजन फॉर एन नंबर ऑफ डेज विदाउट एनी ट्रायल. तो बेसिकली हमने इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दिस वाज आल्सो नोन एज ब्लैक एक्ट. तो लोगों ने काफ़ी इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया. काफ़ी प्रोटेस्ट भी करने शुरू हो गए क्योंकि लोगों को लगा कि दिस इज़ समथिंग विच इज़ रॉन्ग. ये सब चीज़ें जो हो रही हैं ये गलत हैं, राइट. जो ये the policies, the act which are passed by the Britishers are something which is wrong और वो उनकी राइट्स को हर्ट कर सकती है. तो इसी वजह से रोवेल्ट सत्याग्रह was launched. First all Indian struggle against the British rule. So this was the first all India struggle against the British rule के against की struggle थी. गांधी जी called the nation. इसमें हम देखते हैं हिंदू मुस्लिम स्टूड टुगेदर अगेंस्ट द माइट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर. तो सब लोग इस एक्ट के अगेंस्ट थे. सब लोग चाहते थे कि दिस नीड टू बी रिमूव्ड, और एक तरह से सब धरने पे बैठ गए थे कि हम इस एक्ट को रिमूव करके रहेंगे बिकॉज दिस इज समथिंग रॉन्ग. तो गांधी जी कॉल्ड द नेशन टू ऑब्जर्व 6th April 1919 as a day of non-violent protest and हड़ताल अगेंस्ट दी. हड़ताल का मतलब है एक तरह से सब कुछ बंद कर दिया. और गांधी जी ने कहा कि नेशन टू ऑब्जर्व, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज 6th April 1919 को गांधी जी ने रोवेल्ट सत्याग्रह लॉन्च करने का आदेश दिया. अ डे ऑफ प्रोटेस्ट मतलब हम प्रोटेस्ट करेंगे नॉन वायलेंट तरीके से, और साथ ही साथ एक तरह से हड़ताल अगेंस्ट दी रोवेल्ट एक्ट.
The government used brutal measures to repress this demonstration. तो गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की कि ये हड़ताल, ये नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट ना हो। उन्होंने, क्योंकि वो तो नहीं चाहते थे कि लोग हमारे अगेंस्ट खड़े हों, राइट। वो नहीं चाहते थे कि लोग हमारे अगेंस्ट खड़े हों और सब लोग, दिस प्रोटेस्ट वुड लीड टू मोर यूनिटी अमंग हिंदू एंड मुस्लिम्स ऑल्सो। तो लोगों को, हिंदू और मुस्लिम्स भी इकट्ठे हो गए इसके अंदर, जो अंग्रेज चाहते नहीं थे। तो गवर्नमेंट यूज म्यूचुअल मेजर्स टू रिप्रेजेंट, दिस वॉज द फर्स्ट ऑल इंडियन स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। गांधी जी कॉल्ड द नेशन टू ऑब्जर्व 6 अप्रैल, आपको डेट जरूर याद रखनी है, 6 अप्रैल 1919 को एज अ डे ऑफ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट एंड हड़ताल अगेंस्ट द रोवेल्ट एक्ट। Hindu and Muslims stood together against the might of the British Empire. The government used brutal measures to repress the demonstration. Right? तो अब हमने रोवेल्ट एक्ट के बारे में पढ़ लिया। अगर आपको रोवेल्ट एक्ट के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है तो यू नीड टू राइट दिस एज दिस इज अ ब्लैक एक्ट which was passed by Sir Sidney Rowland who was its president। एंड साथ ही साथ आपने इस लिखना है कि क्या था इस एक्ट में, कि अंडर दिस लॉ द गवर्नमेंट हैज़ गॉट मैनी पावर्स इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू अरेस्ट पीपल एंड कीप देम इन प्रिजन्स विदाउट द ट्रायल। तो इम्पैक्ट, हड़ताल तो हो गई, नॉन वायलेंट तरीके से हो गई, पर इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? मोस्ट प्रॉब्ली थिंग, इसका इम्पैक्ट काफ़ी बुरा पड़ा, राइट। The impact of Royal Satyagraha. Impact of Royal Satyagraha on political situation in India was immense. Gandhi organized Royal Satyagraha against the Revolt Act, which gave enormous power to the government to suppress the political activities of Indian leaders. इस एक्ट की ये खासियत थी कि उनको इतनी पावर मिल जाती थी कि वो गवर्नमेंट को, कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऑफ इंडियन लेवल्स को दबा सकते थे। इन द ऑपोजिशन ऑफ दिस एक्ट, प्रोटेस्ट एंड रैलीज, बहुत रैलीज निकली, वर ऑर्गेनाइज इन वेरियस सिटीज़। वर्कर्स स्पेंड ऑन द स्ट्राइक्स इन रेलवे वर्कशॉप। तो वर्कर्स बेसिकली रेलवे वर्कशॉप्स में स्ट्राइक पे चले गए थे। शॉप्स वर शट डाउन। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि जब कोई हड़ताल होती है तो सबसे पहले दुकानें, मार्केट, सब कुछ बंद हो जाता है, और साथ ही साथ वर्कर्स वेंट ऑन द स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप। ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राई टू सप्रेस दिस नेशनलिस्ट एक्टिविटी ब्रूचली। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहते थे कि इस एक्टिविटी को ख़त्म करना है, नेशनलिस्ट एक्टिविटी को, इसको कैसे ख़त्म करा जाए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। लोकल लैंडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर एंड महात्मा गांधी वॉज बैरिड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। तो लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर, और महात्मा गांधी को दिल्ली आने जाने पे रोक लगा दी गई थी। आफ्टर अटैक्स ऑन पोस्ट ऑफिस, रेलवेज, मार्शल लॉ वॉज इम्पोज्ड एंड जनरल डायर टुक कमांड। तो काफ़ी जगह लड़ाई झगड़े भी हुए, पोस्ट ऑफिस पे अटैक्स भी हुए, रेलवेज पे। उसके बाद आए कमांड में जनरल डायर। आपने ये नाम तो सुना ही होगा, जनरल डायर। तो जनरल डायर बेसिकली उन्होंने काफ़ी एक ऐसा काम किया था कि जलियांवाला बाग मैस्कर, जलियांवाला बाग में उन्होंने क्या किया था। He took place on April 13, 1990. The incident shocked the entire nation. As the news of Jallianwala Bagh spread, crowds took the streets in many North Indian towns. There were strikes, clashes with the police, and attacks on the government buildings. Thus, we say that Royal Satyagraha led to increase the nationalist activities of people in the country. तो बेसिकली जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने क्या किया था, मैं फिर से बता देती हूँ थोड़ा बहुत आपको। जनरल डायर का बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। ऑन April 13, 1990, ऑन द डे ऑफ बैसाखी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, April 13 इज़ अ फेस्टिवल, बैसाखी का दिन था।
सब लोग पीपल गैदर्ड एट जलियांवाला बाग फॉर सेलिब्रेशन एंड फॉर पब्लिक मीटिंग। तो उन्होंने कहा कि हम जलियांवाला बाग में सब इकट्ठे होते हैं, साथ ही साथ वहाँ पे सेलिब्रेट भी करेंगे और एक तरह से पब्लिक मीटिंग भी हो जाएगी इस एक्ट के अगेंस्ट, राइट। तो जनरल डायर, अ ब्रिटिश ऑफिसर, entered Jallianwala Bagh, locked all the entries and ordered his troop to start firing the crowd। तो बेसिकली उसका जो बेसिकली एग्ज़िट के दरवाजे थे, अगर यहाँ 2-3 दरवाजे होंगे, दिस इज़ एग्ज़िट, दिस इज़ एग्ज़िट और दिस इज़ एग्ज़िट, ही लॉक्ड, इसने भी ये भी लॉक कर दिया, ये भी लॉक कर दिया, ऑल द एंट्रीज एंड एग्जिट उन्होंने एक तरह से जनरल डायर ने अपने कमांड से बंद करवा दिए और एक ही एंट्री पे उसकी सारी आर्मी जाके खड़ी हो गई, राइट। और उन्होंने देखा कि वहाँ पे इतने हज़ारों तादाद पे लोग बैठे हुए थे, बैसाखी मना रहे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, बड़े थे, सब थे। एंड उसने कमांड दिया कि अपनी आर्मी को, अपनी पीपल को, कि स्टार्ट फायरिंग, मतलब गोलियां चलाना शुरू करो, मतलब अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू करो एक तरह से। और स्टार्टेड फायरिंग एट दी क्राउड, क्राउड की तरफ उन्होंने फायरिंग करना शुरू की, जिसमें वहाँ पे काफ़ी लोग अपनी जान बचाने के लिए काफ़ी अफरा तफरी फैल गई। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड, हज़ारों की तादाद में लोग मरे। दिस इज़ स्टिल लोकेटेड इन अमृतसर, अगर आप जाओ, दिस इज़ द एक्चुअल मेमोरियल, ये है एक्चुअल मेमोरियल ऑफ जलियांवाला बाग। तो वहाँ पे एक कुआं भी है, देर इज़ अ स्मॉल वेल ऑल्सो, काफ़ी बड़ी वेल है वहाँ पे। तो उस टाइम के ज़माने में वेल भी होती थी। तो लोग अपने आप को बचाने के लिए क्या करते थे, क्या किया उन्होंने, वो इस कुएं में कूद गए, छोटे छोटे बच्चे, औरतें, बहुत सारे लोग मारे भी गए, कुछ इस कुएं में कूद गए। एंड इट वाज अ वेरी क्रूअल एक्ट, मतलब ये जो इन्होंने किया अंग्रेज़ों ने हमारे देश के लोगों के साथ, ये दिखाता है उनकी क्रूएलिटी, मतलब वो कितने क्रूअल थे, कितने, क्या बोलें अब उनके बारे में कि कैसे उन्होंने लोगों के साथ उन पे बरसानी शुरू कर दी गोलियां। द कंट्री हैड शॉक्ड बाय दिस इंसिडेंट, तो कंट्री एक तरह से शॉक में चली गई थी इंसिडेंट के बाद, कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, उन्होंने कभी सोचा नहीं था। Then all national leaders protested strongly against this cruel act। तो सारे जो लीडर्स थे, thousands of लोग, people died, वो basically national leaders strongly against this cruel act। तो बेसिकली हमने देखा रोवाल्ड सत्याग्रह से एक तरह से गांधी जी ने एक दिन का बंद अनाउंस किया था 6 अप्रैल 1990 अगेंस्ट द नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट एंड हड़ताल अगेंस्ट द रोवाल्ड एक्ट। सारे हिंदू और मुस्लिम stood together against the might of the British Empire। The government used these brutal measures to repress the demonstration। तो रोवाल्ट एक्ट के बारे में हमने पढ़ा, व्हाट वाज दिस, वाज अ ब्लैक एक्ट। साथ ही साथ हमने देखा कि रोवाल्ट एक्ट के सत्याग्रह से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, कैसे लोग शॉप्स बंद करके, स्ट्राइक्स इन लोकल रेलवे वर्कशॉप्स एंड एवरीथिंग, राइट। साथ ही साथ हमने जलियांवाला बाग के मैस्कर के बारे में पढ़ा कि कैसे इट हैपेंड ऑन 13 अप्रैल 1990 on the day of Baisakhi। This is Jallianwala Bagh, you can go and visit, on it's in Amritsar। तो प्रोटेस्ट बाय रिनाउंसिंग नाइटहुड, ये क्या था, प्रोटेस्ट बाय रिनाउंसिंग नाइटहुड, व्हाट वाज दिस, he renounced his knighthood as a means of expressing the anger and pained by his। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी, he was great in literature। तो knighthood is basically just like a award, जैसे नोबेल प्राइज़ होता है, भारत रत्न होता है, तो नाइटहुड इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ अवार्ड।
Rabindranath Tagore was greatly shocked and saddened by the General Dyer atrocities and massacre at जलियांवाला बाग। तो बेसिकली जलियांवाला बाग में जो भी हुआ, रविंद्रनाथ टैगोर जी बहुत ज़्यादा दुखी हुए। उन्होंने क्या, ही वॉज रियली बेसिकली वो बहुत ज़्यादा शॉक थे कि जनरल डायर ने जो भी किया, जिसकी वजह से हज़ारों की तादाद में लोगों को मरना पड़ा, क्योंकि जस्ट बिकॉज दे वर डूइंग अ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट। तो इसकी वजह से ही रिनाउंस्ड, मतलब उनको जो अवार्ड दिया गया था नाइटहुड का एज अ मीन्स ऑफ एक्सप्रेसिंग, उन्होंने वो अंग्रेज सरकार को वापस कर दिया फॉर एक्सप्रेसिंग द एंगर एंड पेन फेल्ड बाय हिज कंट्रीमैन। तो उनके अंदर इतना गुस्सा था कि ही रिटर्न्ड हिज अवार्ड। He didn't wanted any respect from the British government, expressing the anger and pain felt by his countrymen. तो रविंद्रनाथ टैगोर was awarded a Nobel Prize for Literature in 1913 में भी नोबल प्राइज उनको मिला हुआ है था। एंड साथ ही साथ 2 years later he was awarded a knighthood by King George V 5 बोल सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ 1915 बर्थडे ऑनर्स। तो किंग जॉर्ज के बर्थडे के ऑनर्स में उनको नाइटहुड अवार्ड मिला गया था। नाइटहुड इज़ अ लिटिल that is given to a man by a British king or a king for his achievements and service to the country। तो उनकी काफ़ी अचीवमेंट्स थी। रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर में बहुत सारे अवार्ड्स मिले गए थे एंड नाइटहुड वॉज वन ऑफ दी देम। और जिसकी वजह से उनको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने वापस कर दिया दिस एक्सप्रेसिंग द एंगर एंड पेन फेल्ट बाय देयर फॉर देयर कंट्री मैन। तो खिलाफत एगिएशन एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। खिलाफत एगिएशन और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या थी, वी विल स्टडी अबाउट दैट। और ये बेसिकली 1919 से लेके 1924 तक चली थी। The people protested the harsh treaty imposed on Sultan of Turkey and Khalifa। Basically this was, ये मुस्लिम्स के अगेंस्ट था ये। खिलाफत एगिएशन स्पार्क्ड अ फुल फ्लेज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अक्रॉस इंडिया। तो अभी मैं आपको इसके बारे में डिटेल में भी बताऊंगी, बट दिस वाज द अनदर मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, विच लेट हिंदू मुस्लिम्स को इकट्ठे किया। तो आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द स्टोरी स्टार्ट्स आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैज़ एंडेड विद द डिफीट ऑफ ओटोमन टर्की। तो टर्की के जो राजा थे उनकी डिफीट हो चुकी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज़ों द्वारा। तो उसके ऊपर काफ़ी देर वर रूमर्स ऑफ हार्श पीस ट्रीटी, उसके ऊपर काफ़ी चीज़ें इम्पोज कर दी गई थी ओटोमन एम्परर के ऊपर। ही वॉज द बेसिकली ही वॉज द स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक, वो इस्लाम का स्पिरिचुअल हेड था, द वर्ल्ड ऑफ खलीफा। To defend Khalifa temporary powers, a Khilafat committee was formed in March 1990। तो जब लोगों ने देखा कि कैसे उसके ऊपर हार्श ट्रीटी लगा दी गई है और साथ ही साथ कैसे ओटोमन एम्पायर के ऊपर डिफीट के बाद उसके चीज़ों पे कब्ज़ा किया जा रहा है, एंड टू डिफेंड खलीफा टेम्पररी पावर्स, और उसकी पावर्स ख़त्म होती जा रही थी, खलीफा कम्युनिटी वॉज फॉर्म्ड in Bombay, March 1990। After Revolt Act, Mahatma Gandhi felt that they need to launch a widespread movement। तो वो चाहते थे कि एक ऐसा मूवमेंट हो, महात्मा गांधी चाहते थे कि एक ऐसा मूवमेंट हो जिसमें पूरी दुनिया के लोग इकट्ठे होकर, पूरे देश के लोग इकट्ठे होकर इसके लिए काम करें। टू ब्रिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स क्लोजर, ही फेल्ट टू टेक अ खिलाफत इशू। तो वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठे रहें, एंड ही फेल टू टेक द खिलाफत इशू। मुस्लिम लीडर्स मोहम्मद अली एंड शोना अली। तो आपको इसके लीडर्स के नाम भी पता होने चाहिए कौन थे, मोहम्मद अली एंड शोना अली। बिगैन डिस्कसिंग विद गांधी द पॉसिबिलिटीज ऑफ यूनाइटेड
mass action on this issue. Later, at Calcutta session in September 1920, Gandhi convinced the leaders into the Congress to start a non-cooperation to support खिलाफत. तो बहुत सारी डिस्कशंस हुई. तो गांधी जी का ये कहना था कि आफ्टर अ रिवॉल्ट एक्ट, जो भी कुछ हुआ, ही वांटेड मोर वाइड स्प्रेड मूवमेंट इन इंडिया. तो वो चाहते थे मोर वाइड स्प्रेड मूवमेंट इन इंडिया. तो इसकी वजह से उन्होंने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करने की कोशिश की. उन्होंने कन्विंस की अपने लीडर्स को, कांग्रेस लीडर्स को, कि आप भी टू स्टार्ट अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत. मतलब जो भी उनके ओटोमन टर्की के आफ्टर डिफीट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, there was a harsh treaty was going to be imposed on Ottoman Empire, the spiritual head of Islamic world of Khilafat. तो मुस्लिम लीडर्स इसमें हेड थे मोहम्मद अली एंड शोना अली. began discussing with Gandhi the possibilities of united mass action on the issue. Later, Calcutta session in 1920, Gandhi convinced the leaders of Congress to start non-cooperation movement. So in 1920, British imposed a harsh treaty on Turkish Sultan and Khalifa, and he was deprived by his political powers. तो basically उसकी harsh treaty की वजह से his political powers और authority ख़त्म होती जा रही थी. Basically Britishers वहाँ पे भी acquire करते जा रहे थे. The Khilafat movement was launched by Muhammad Ali, Shaukat Ali, who wished to initiate a full-fledged non-cooperation movement against the British under the leadership of Gandhi and demanding Swaraj. Swaraj is a birthright. आपने ये सब सुना होगा. In 1921-1922, non-cooperation movement gained momentum. Thousands of students left government schools and colleges. Many lawyers such as Motilal Nehru, C.R. Das, C. Raja Gopalachari and Asaf Ali gave up their practices. तो बेसिकली मूवमेंट लॉन्च हुआ, लोग इसके अगेंस्ट आना शुरू हुए, और बड़े बड़े लोग लीडर्स लाइक मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, सी राजा गोपालचरी, आसफ अली गेव अप देयर प्रैक्टिसेस. उन्होंने लॉ छोड़ दिया. ब्रिटिश टाइटल्स वर सरेंडर एंड लेजिस्लेचर्स वर बायकॉटेड. पीपल लेड पब्लिक बॉनफायर्स ऑन द फॉरेन क्लॉथ. तो आपने देखा होगा पुरानी मूवीज़ में कैसे इकट्ठे होके लोग क्या जला रहे हैं कपड़ों को. क्यों जला रहे थे? बेसिकली एक उनके प्रोटेस्ट करने का तरीका था, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट करने का तरीका था. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को प्रोटेस्ट हुआ, बहुत लोग इकट्ठे हो गए. दे लेफ्ट गवर्नमेंट के द्वारा स्कूल्स, कॉलेजेस सब छोड़ दिए, पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, लॉ प्रैक्टिसेस छोड़ दिए, एंड ब्रिटिश वर सरेंडर्ड एंड लेजिस्लेचर्स वर बॉयकॉटेड. जो भी उनकी पॉलिसीज़ थी सब कुछ ब्रिटिशर्स को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया. तो व्हाट डिड द ऑर्डिनरी इंडियन पीजेंट सीज इन महात्मा गांधी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप नोट भी कर सकते हैं कि महात्मा गांधी में ऑर्डिनरी इंडियन पीजेंट्स को क्या दिखा. तो एज अ डिवाइन बीइंग फॉर मैनी peasants, tribals and poor lawyers, Mahatma Gandhi was like a divine being, a person sent to help to overcome their misery and poverty. तो उनको बोला जाता था एक तरह से भगवान. महात्मा क्यों बोला जाता था, महान क्यों बोला जाता था? तो पीजेंट्स, ट्राइबल्स और पुअर लेबर्स को, जिनके ऊपर इतनी सारे रेवेन्यू, इतनी सारी टैक्सेस वगैरह लगाए जाते थे, महात्मा गांधी वॉज लाइक एन एक्टिव डिवाइन बीइंग. उनके लिए एक भगवान जैसे थे. अ पर्सन सेंट टू ओवरकम देयर माइजरी, जो उनकी गरीबी हटाएगा, उनकी मदद करेगा. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑर्डिनरी इंडियन पीजेंट्स वी सी इन महात्मा गांधी. क्यों, क्या देखते थे महात्मा गांधी के अंदर? तो बिगनिंग ऑफ 1922 से लेके 1929 तक, बेसिकली ये हमारी लाइव स्लाइड ऑफ द डे होगी, उसके आज हम शॉर्ट आंसर दें.
गांधी जी कॉल्ड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्यों उन्होंने कॉल्ड ऑफ किया अभी मैं आपको बताऊंगी। गांधी जी एक्सटेंडेड देयर सपोर्ट बेस, फॉर्मेशन ऑफ RSS एंड CPI, रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट लाइक भगत सिंह केम इनटू प्रोमिनेंस। तो भगत सिंह का सबने नाम सुना होगा, वो कैसे इतने दिन भूख हड़ताल पे गए, एट लास्ट उनको फांसी दे दी गई। तो हैपनिंग्स ऑफ 1929 से 22 से लेके 29 तक क्या क्या चलता रहा इस देश में। इन February 1922 a crowd of peasants set fire to a police station in चौरी चौरा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी February 1922 में एक क्राउड ऑफ पीजेंट्स, क्योंकि पीजेंट्स में बहुत गुस्सा था और सब कुछ था, उन्होंने चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। गांधी जी वॉज अगेंस्ट वायलेंस। गांधी जी वायलेंस के अगेंस्ट थे, इसलिए उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद करने की सोची कि नहीं तो इससे वायलेंस और फैलती जाएगी। चित्रंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू argued that the party should fight elections to the council and enter them in order to influence the government policies। तो चित्रंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने बोला कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, फाइट करने चाहिए, इलेक्शंस कर रखने चाहिए कि जिसकी वजह से हमारे कुछ लीडर्स जाके पार्लियामेंट में बैठ सके और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का पार्ट बन सके। Civil disobedience movement was launched in 1930 under the leadership of Gandhi ji. The formation of Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) and Communist Party of India were the most important developed in 1920। तो बेसिकली 1920 में RSS और कम्युनिस्ट पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये सब फॉर्म होनी शुरू हो गई थी। द कांग्रेस रिजॉल्व द फाइट ऑफ पूर्णा स्वराज। पूर्णा स्वराज का मतलब है कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन 1920 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड 26 Jan 9 वॉज कम्प्लीटली ऑब्जर्व ऑल ओवर द कंट्री। तो बेसिकली जब धीरे धीरे कुछ चीज़ें ऐसी होने लग गई, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट was launched and in 1920 एक क्राउड ने सेट कर दी फायर को पुलिस स्टेशन ऑफ चौरी चौरा। द गांधी जी वॉज अगेंस्ट द वायलेंस, सच दे कॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इमीडिएटली। चित्रंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने आर्ग्यूड किया कि पार्टी शुड फाइट इलेक्शंस टू द काउंसिल एंड एंटर इनटू द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट वॉज फॉर्म्ड। Formation of RSS and Communist Party of India were the two important develops in mid-20। So let's discuss few question answers which are very important। ये क्वेश्चन आंसर हैं, आप इनको नोट करके चल सकते हैं। What was the first year spent by महात्मा गांधी जी इंडिया? महात्मा गांधी जी इंडिया में क्या पहले साल में क्या किया? द फर्स्ट ईयर इन इंडिया वॉज स्पेंट ट्रैवलिंग थ्रू आउट द कंट्री। वो पूरी इंडिया में घूमते थे। अंडरस्टैंडिंग द पीपल नीड्स एंड देयर सिचुएशंस। डिस्क्राइब द इवेंट ऑफ गांधी जी अराइवल इन इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। गांधी जी 46 ईयर्स की एज में आए थे इंडिया इन 1950 फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ही लेड इंडियंस इन साउथ अफ्रीका इन नॉन वायलेंट मार्चेस अगेंस्ट द रेसिस्ट restrictions। He was already a respected leader known internationally। तो इंटरनेशनल लेवल पे उनका नाम था क्योंकि उन्होंने रेसिस्ट के अगेंस्ट भी मूवमेंट लॉन्च किए थे। His South Africa campaign brought him contract to various type of Indians। तो उन्होंने जो साउथ अफ्रीका में किया था उसकी वजह से काफ़ी लोग उनके कॉन्टैक्ट्स में थे, बड़े बड़े लीडर्स उनके कॉन्टैक्ट्स में थे, बिकॉज हिज मूवमेंट वॉज वेरी मास, राइट। What had happened in चौरी चौरा that गांधी जी called off is non-cooperation। तो चौरी चौरा में ऐसा क्या हुआ था that गांधी जी called off his non-cooperation movement? महात्मा गांधी was against violence। He interruptedly called non-cooperation movement in February 1922 when the crowd of peasants set fire to a police station in चौरी चौरा। 22 पुलिसमैन वर किल्ड, 22 पुलिसमैन मारे गए थे।
The peasants were provoked because police had fired on the peaceful demonstration. तो peasants को गुस्सा था कि पुलिस ने फायर की ऑन दी पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन. तो लड़ाई झगड़े बढ़ते चले जा रहे थे. ये सब हमने सीखा है इसके अंदर. तो दिस इज़ अ ब्रीफ अबाउट अ रोवेल सत्याग्रह के बारे में अगर आपको लिखने को आएगा. In 1919, Gandhiji gave a call of satyagrah against Revolt Act that British had just passed. The act curbed fundamental rights such as freedom of expression, strengthened police powers. Mahatma Gandhi, Muhammad Ali Jinnah and others felt that government has no right to restrict people basic freedom. The act was criticized as a devilish and tyrannical. Gandhiji asked Indian people to observe 6th April 1990 a day of humiliation, prayer and हड़ताल. हड़ताल एक तरह से स्ट्राइक. तो सत्याग्रह सभाs were set up to launch the movement. Royal Satyagrah turned out to be the first all-Indian struggle against the British. It was largely restricted in the cities. In April 1990, there were a number of demonstrations and hartal in the country and the government used brutal measures. तो 1920 में देयर वर नंबर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन और हड़ताल चलती गई थी जिसकी वजह से हमने देखा जलियांवाला बाग मिसफायर. General Dyer were part of this repression. On learning about this misfire, Rabindranath Tagore expressed his pain and anger by renouncing his knighthood. During Rubaiyat Satyagrah, the participants tried to ensure that Hindus and Muslims were united to fight against the British rule. This also called Mahatma Gandhi, who always saw as a land of people who lived in the country. Gandhiji was keen that Hindu Muslims support each other in just the cause. तो बेसिकली दिस इज़ अ शॉर्ट नोट. हमने ब्रीफ में बताया है कि रोवाल सत्याग्रह में क्या क्या चीज़ें हुई थी, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ था. सो प्लीज़ नोट इट डाउन. आप इसको नोट कर सकते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर गिवन इन दिस. आप इसको नोट कर सकते हैं. ये क्वेश्चन इज़ अ मस्ट विच कैन कम इन योर एग्जाम्स. तो अब मैं आपको थोड़ा बहुत अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन के बारे में बता देती हूँ कि फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अनअकैडमी कन्वर्ट्स स्कॉलरशिप टेस्ट योर फॉर्मूला फॉर सक्सेस इन CBSE class 6th 7th and 8th. The Combat Scholarship Test is conducted every Sunday at 12 p.m. You can win a scholarship worth ₹1 crore. Test is in Hindi as well as in English, जिसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं 45 मिनट्स के लिए. फ्री लाइव टेस्ट एंड एंड्रॉयड ऐप एंड वेब. तो इसमें कॉम्बैट सेशंस में इट्स अ स्कॉलरशिप टेस्ट बेसिकली, जिसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें स्कॉलरशिप मिलेगी. एंड दिस इज स्पेशली फॉर क्लास 6th 7th एंड 8th. तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको अनअकैडमी लाइव स्पेशल फ्री क्लासेस में क्या फ़ायदे हैं और आप उसको कैसे अटेंड कर सकते हैं. अनअकैडमी लाइव स्पेशल फ्री क्लासेस में यू कैन कम लाइव and interact using a real-time interaction using chat and emojis. Ask a question in the question tab. आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं डाउट टैब में और मैं उसको लाइव क्लास में आंसर करूँगी. साथ ही साथ we have a quiz time, we have polls जिसमें फॉर बेटर रिवीजन, जिससे आपको टॉपिक के रिलेटेड एक बेटर रिवीजन हो सकती है. राइट. पोल्स के लीडर बोर्ड भी होते हैं इन विच यू कैन compete विद योर फ्रेंड्स. तो हाउ टू ज्वाइन माई स्पेशल क्लास. तो आप मेरी ज्वाइन कैसे कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फ़ोन में प्ले स्टोर ऐप में अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करना है. राइट. अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करना है. यू नीड टू इंस्टॉल इट. ओपन द ऐप एंड इंस्टॉल इट. एंटर योर मोबाइल नंबर एंड OTP. आपको अपना मोबाइल नंबर और OTP डालना है. ठीक है. OTP इज़ अ वन टाइम पासवर्ड जो आपके फ़ोन में आएगा वंस यू एंटर योर मोबाइल नंबर.
यू नीड टू क्रिएट योर अकाउंट, एंटर योर डिटेल्स, फुल नेम आपने अपना डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, साथ ही साथ स्टेट ऑफ रेजिडेंस, आप कहाँ से हो, ये सारी डिटेल्स आपको उसमें भरनी है। हाउ टू वॉच माई स्पेशल क्लासेस में नेक्स्ट स्टेप होगा, यू नीड टू सिलेक्ट विच क्लासेस, कौन सी क्लास आपने सिलेक्ट करनी है, 6 to 12th, एज वी आर टेकिंग क्लास 8th का है ये, तो आप 6 to 12th, यू कैन रेफर दिस टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। तो यू नीड टू सिलेक्ट योर क्लास, इन दिस यू कैन सिलेक्ट CBSE क्लास 8 फॉर एग्जाम्पल, और कौन सी लैंग्वेज आप प्रेफर कर सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश, तो ये सब लैंग्वेजेस आप प्रेफर कर सकते हैं, उसी में आप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। सो दे हैव लैंग्वेज प्रेफरेंस ऑल्सो, सब चीज़ें हैं। यू नीड टू फॉलो मी, आपने सर्च करना है, आपने मेरा नाम सर्च करना है नेहा सूद ऑन अनअकैडमी ऐप पे, एंड यू कैन गो एंड फॉलो मी। ठीक है, आप मेरी स्पेशल क्लासेस की लिंक्स देख सकते हैं, आप मेरी स्पेशल क्लास की लिंक देख सकते हैं। क्लिक ऑन नोटिफाई मी, अगर आपको कोई क्लास देखनी है आप उसमें नोटिफाई मी पे क्लिक कर सकते हैं, और क्लास शुरू होने से 10 मिनट पहले आपको मैसेज आ जाएगा कि दैट द क्लास इज़ अबाउट टू स्टार्ट, क्लास इज़ अबाउट टू स्टार्ट। सो यू कैन, आप भूल नहीं सकते बेसिकली। सो यू कैन यूज़ माई कोड टू अनलॉक स्पेशल क्लास फॉर फ्री। तो मेरा कोड है नेहा YT लाइव, नेहा YT लाइव इज़ माई कोड, यू कैन यूज़ दिस कोड टू अनलॉक माई स्पेशल फ्री क्लास। प्लीज़ नोट डाउन दिस कोड, वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको मेरा कोड आना चाहिए। साथ ही साथ अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन के फीचर्स भी हैं, मैं अभी आपको प्लस के फीचर्स बता रही हूँ। राइट, प्लस के क्या फीचर्स हैं, लर्न लाइव फ्रॉम योर कंफर्ट ऑफ योर होम, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, top educators of India, regular doubt solving, exhaustive coverage of syllabus, mentorship and guidance, study material, practice tests, live test series और बैच कोर्सेज, ये सब आपको मिलेगा अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन पे, जिसमें आप घर बैठे बैठे विद योर कंफर्ट यू कैन लर्न मोर मैनी थिंग्स। आपको इतने n नंबर ऑफ कोर्सेज हैं, सारे सब्जेक्ट्स में आप गाइडेंस ले सकते हैं, टॉप एजुकेटर्स आपको मिलेंगे जो आपको गाइड कर रहे हैं, स्टडी मटेरियल विल बी देयर इन दी PDF फॉर्मेट। तो रेज अ हैंड फीचर, नाउ यू कैन स्पीक टू द लर्नर इन द लाइव क्लासेस, personalized and highly interactive live classes experience of educators. Educators can drive engagement with quizzes, vivas, doubt solving sessions to further increase the learner effectiveness. तो दिस इज़ ऑल्सो नोन एज RH फीचर। तो RH फीचर के ये फ़ायदे हैं कि आप लाइव क्लास में यू कैन रेज अ हैंड, यू कैन टॉक टू मी, वन ऑन वन पे हम डिस्कस कर सकते हैं इफ़ देयर इज़ एनी डाउट, and enables interactive and fast doubt solving option. You can discuss कि आपको क्या प्रॉब्लम है, you can discuss with me. तो ये थे अनअकैडमी प्लस के, इसके प्राइस स्टार्ट होते हैं 696 ओनली पर मंथ, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं, नॉट ओनली SST बट इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे अनअकैडमी की प्लस पे। यू नीड टू यूज़ माई कोड, रेफरल कोड, मेरा कोड है नेहा YT लाइव, प्लीज़ नोट डाउन माई कोड। जिसको यूज़ करने से आपको मिलेगा 10% ऑफ। अब आता है अनअकैडमी की आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन फीचर्स में, रीडिफाइंस द मेंटरशिप एंड इंश्योर्स हैंड्स ऑन लर्निंग, जिसमें आपको मिलेगा एक पर्सनल मेंटर, यू विल गेट वन ऑन वन गाइडेंस फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स। साथ ही साथ देयर इज़ अ लाइव डाउट सॉल्विंग, वीकली रिपोर्ट्स, पेरेंट्स कनेक्ट, स्टडी प्लानर एंड ऑल द बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। तो जिसमें पेरेंट्स कनेक्ट में देयर इज़ अ रेगुलर ओपन आवर्स अवेलेबल फॉर पेरेंट्स टू डिस्कस देयर कंसर्न,
मतलब अपने पर्सनल मेंटर जो आपको मिलेगा, आप अपने पर्सनल मेंटर से यू कैन गो एंड डिस्कस इट विद क्या क्या स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और ये सब. तो plans for iconic subscription starts at 1446 only per month. All subjects are included. All subjects मतलब हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड. साथ ही साथ इसमें भी आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, नेहा YT लाइव, जिसमें आपको मिलेगा 10% ऑफ. So you need to use my code Neha YT Life to get 10% off on Unacademy Plus and Iconic subscription. तो देयर इज़ अ टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो. मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसको आप फटाफट से ज्वाइन कर लो, जिसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं. आपको पता चल जाएगा कि मैम की कौन सी क्लास कितने बजे है एंड व्हेन इज इट गोइंग टू. माई चैनल ग्रुप इज़, अगर आपने टेलीग्राम नहीं इंस्टॉल किया है, यू कैन इंस्टॉल द टेलीग्राम and you can search my channel. It's NS41 Rockstars of Neha ma'am. Link will be also be given in the description box also. आप क्या बहुत NS41 Rockstars of Neha ma'am is my code, जिसमें आपको अनअकैडमी के ऑफर्स वगैरह भी जानकारी दी जाएगी. एंड टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें ऑल डिटेल इंफॉर्मेशन विल बी गिवन अबाउट माई स्पेशल क्लासेस. तो फॉलो मी ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो फटाफट से व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, गो एंड फॉलो मी. तो अब हम एक थोड़ी सी समरी कर लेते हैं अबाउट दिस चैप्टर. सो हमने देखा आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिकेम अ मास मूवमेंट. ये सब हमने पढ़ा. महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड इंटरनेशनली acknowledged leader of the people. The Royal Satyagraha was the first all Indian struggle against the British. People took up the call of non-cooperation, renouncing government jobs, boycotting foreign goods, and the Legislative Assembly. Communal unity among the people increased as they began to link their demonstrations as a national cause. तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए इसके अंदर, हिंदू मुस्लिम्स की यूनिटी बनने लग गई क्योंकि एक नेशनल कॉज बन चुका था, वो थी आज़ादी. RSS and CPI were formed. The Congress resolved to fight for Purna Swaraj under the presidency of the Nehru. तो प्लीज़ यूज़ माई कोड नेहा YT लाइव टू गेट 10% ऑफ. राइट. साथ ही साथ मैंने आपको सबको अनअकैडमी के प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के फीचर्स बताए. राइट. सो थैंक यू एवरीवन. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन टू दिस सेशन. आई होप आपको काफ़ी इंटरेस्ट आया. साथ ही साथ हमने बहुत चीज़ें लर्न की अबाउट दी जलियांवाला बाग मिस्कार की कैसे जनरल डायर ने एन नंबर ऑफ लोगों को, थाउजेंड्स ऑफ पीपल को कैसे मारा, क्या था उस एक्ट में, क्यों उसको बोला जाता था ब्लैक एक्ट. तो आपने मोर एंड मोर लर्निंग करनी है. सो यू नीड टू कम ऑन माई प्लस सब्सक्रिप्शन. प्लस से भी आपको जुड़ना है मेरे साथ, और साथ ही साथ अनअकैडमी लाइव स्पेशल फ्री क्लास भी आप अटेंड कर सकते हैं. कोड मैंने आपको बता दिया है. माई कोड इज़ नेहा YT लाइव. यू नीड टू यूज़ माई कोड. अब मेरा कोड के बहुत फ़ायदे हैं. 2 फ़ायदे तो मैंने आपको गिनाए ही दिए, जिसमें आपको मिलेगा 10% ऑफ, और साथ ही साथ द अनदर फ़ायदा इज़ दैट यू विल नीड दिस कोड टू अनलॉक माई स्पेशल फ्री क्लास. सो अब मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ. But I hope you do join me on Unacademy Plus subscription also and Iconic, और as well as special classes में आप मुझे मिलेंगे. Right. So please like and share this video with your friends also. टू कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कि what all do you liked about this class.
अपने नॉलेज शेयर कर सकते हैं. सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय.